गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटे आज हम इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं, दैट इज़ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। और उसके अंदर आज का फर्स्ट जो लेक्चर है वो लैंड के ऊपर है। तो ज़रा ध्यान से इसको समझिएगा। स्टार्ट करने लगे हैं। प्रोडक्शन मीन्स द एक्ट ऑफ मेकिंग गुड्स एंड सर्विसेज। सो बेटे दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द प्रोडक्शन। ये पेपर में अक्सर आ जाता है कि प्रोडक्शन मीन्स द एक्ट ऑफ मेकिंग गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स या सर्विसेज के बनाने को प्रोडक्शन कहते हैं। इन इकोनॉमिक्स द टर्म प्रोडक्शन मीन्स द क्रिएशन ऑफ दोज गुड्स एंड सर्विसेज विच सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। और अगर हम इकोनॉमिक्स के अंदर इसकी डेफिनेशन को पढ़ने की कोशिश करें तो इसका मतलब होता है मीन्स द क्रिएशन ऑफ दोज गुड्स एंड सर्विसेज विच सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, के लोगों की वांट्स को पूरा करने के लिए जो चीज़ें बनाई जाती हैं। Hence, production is a process by which inputs are transferred into outputs. तो इसमें inputs को output बना दिया जाता है। जैसे हम दरख्त की लकड़ी काट के आए और उससे हमने कोई चेयर बना दी, यानी input को output में हमने convert कर दिया। This is called production. Importance of production. Production is very important activity that leads to the prosperity of a country. तो किसी भी मुल्क की खुशहाली का दारोमदार वहाँ पे उस मुल्क में जो प्रोडक्शन हो रही है उसके ऊपर होता है। The standard of living of the people depends on the क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ दी प्रोडक्शन। और किसी भी मुल्क के लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है वो वहाँ पे प्रोडक्शन की क्वांटिटी एंड क्वालिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। ओके जी, नेक्स्ट आप इसमें टॉपिक पढ़ने लगे हैं डिफाइन एंड नेम्स ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। The factors of production are the inputs used to produce goods and services. तो ये बेटे factors of production की definition है, are the inputs used to produce goods and services. There are four factors of the production, namely land, labor, capital and organization. तो बेटे ये फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं किसी भी गुड को बनाने के लिए या सर्विस को बनाने के लिए। सो आज का दिन में हम पहला टॉपिक लैंड को थॉरली कवर करेंगे ताकि ओ लेवल के सिलेबस के मुताबिक ये चीज़ कवर हो जाए। तो ज़रा ध्यान से देखिएगा कि लैंड इज़ द प्राइमरी एंड फर्स्ट फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन। इट इंक्लूड्स फिजिकल टेरिटरी, यानी जो ज़मीन है वो तो शामिल है ही है लैंड के अंदर। ऑल नेचुरल रिसोर्सेज सच एज वाटर, सॉइल, क्लाइमेट, विंड, सी एंड एवरीथिंग इन इट। और ज़मीन के अंदर भी जो कुछ है, चाहे वो ज़मीन के अंदर है जैसे पानी वगैरह, जैसे आपने नेचुरल रिसोर्सेज की बात की जैसे सॉइल, क्लाइमेट, विंड, सी, और सी के अंदर भी जो कुछ है जैसे मछलियां हैं उसके अंदर ऑयल है, एवरीथिंग, माउंटेन्स, रिवर्स, फॉरेस्ट, कोल, आयरन एटसेट्रा, दीज रिसोर्सेज आर द गिफ्ट्स ऑफ गॉड। तो ये सारी की सारी चीज़ें लैंड में आ जाती हैं। तो ये याद रखिएगा, सिर्फ लैंड ज़मीन का मतलब नहीं है, ज़मीन के अंदर भी जो चीज़ है और ज़मीन के ऊपर भी जो चीज़ है, जैसे एनवायरनमेंट, जैसे विंड, जैसे सनलाइट, जैसे इस तरह समंदर आपका आ जाता है, जैसे नेचुरल रिसोर्सेज आ जाते हैं जिसमें कोल, ऑयल, गैस वगैरह, ये सारे लैंड में आ जाते हैं। अच्छा बेटे, फीचर्स ऑफ द लैंड। लैंड इज़ अ फ्री गिफ्ट ऑफ गॉड। ये ज़मीन का एक तो अल्लाह का एक तोहफा है। इट्स सप्लाई इज फिक्स्ड। ज़मीन की जो सप्लाई है वो फिक्स है। ये नहीं है कि ज़मीन आपको धड़ाधड़ सोने की कानें निकल रही हैं, ऑयल निकल रहा है, नहीं, ये लिमिटेड सप्लाई में है बेटे। इस तरह से इट इज़ इमोबाइल। अच्छा बेटे, लैंड जो है वो इमोबाइल है, यानी आप देखो ना, ज़मीन के टुकड़े को उठा के एक जगह से दूसरी जगह नहीं लेके जा सकते। जैसे आपके पास एक ज़मीन का टुकड़ा अगर लाहौर में है तो आप उसको लाहौर से उठा के इस्लामाबाद में नहीं लेके जा सकते, तो ये इमोबाइल है। इट इज़ इम्पेरिशेबल, और ज़मीन का टुकड़ा ख़राब नहीं होता। जैसे देखें ना, अगर आपके परदादा के पास कोई ज़मीन का टुकड़ा था तो वो फिर आपके दादा के पास आ गया, फिर आपके वालिद के पास आ गया, अब आपके पास है, तो ये इम्पेरिशेबल यानी ये ख़त्म नहीं होता, ख़राब नहीं होता, प्रोवाइडेड दैट कि आप उसको सेल ना कर दो। अगर आपका है और आपके पास है तो वो आपके पास हमेशा रहने वाला है। जी बेटे, इससे आगे आप पढ़ने लगे इंपॉर्टेंस ऑफ लैंड। एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स डिपेंड ऑन द लैंड। जितनी भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है, जैसे आप कोई गंदम उगाते हो, चावल उगाते हो, तो ये डिपेंड्स ऑन लैंड, लैंड के ऊपर डिपेंड कर रहा है। वी गेट ऑल काइंड्स ऑफ द फूड एंड एग्रीकल्चरल रॉ मटेरियल्स फ्रॉम लैंड। जितने भी आप खाने पीने की चीज़ें हैं या एग्रीकल्चरल की रॉ मटेरियल्स हैं वो सारी की सारी आपको ज़मीन से ही हासिल होती हैं। वी कंस्ट्रक्ट
रेजिडेंसेस, बिल्डिंग्स, शॉप्स एट्सेट्रा ऑन द लैंड, जितनी भी तामीरात हैं, कंस्ट्रक्शंस हैं, वो लैंड के ऊपर हैं। ऑल काइंड्स ऑफ द मिनरल्स आर फाउंड इन द लैंड, और जितने भी मिनरल्स हैं वो भी ज़मीन के अंदर पाए जाते हैं। तो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंस। ये पेपर में एक एक दो नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं, या पास पेपर्स जब देखेंगे तो आपको इन चीज़ों की सारी जो है वो इंपॉर्टेंस का पता चलेगा। और बुक के अंदर ये बड़े कंफ्यूजिंग वे में, और कई बुक्स पे तो ये लिखा भी नहीं हुआ। नेक्स्ट आप पढ़ने लगे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रोडक्टिविटी ऑफ द लैंड। लैंड की जो प्रोडक्टिविटी है, यानी लैंड से जो चीज़ प्रोडक्शन हमें हासिल हो रही है, कौन कौन से फैक्टर्स उसके ऊपर इफेक्ट कर रहे हैं, किन चीज़ों के ऊपर वो डिपेंड करती है। फैक्टर्स अफेक्टिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ द लैंड इंक्लूड नंबर 1 नेचुरल क्वालिटी। तो ज़मीन की नेचुरल क्वालिटी बहुत ज़्यादा मैटर करेगी। जैसे आम तौर पे ये देखें, जो सब कॉन्टिनेंट हमारा है, जो बड़े सगीर है, जिसमें इंडिया, पाकिस्तान वगैरह है, यहाँ की ज़मीन बहुत ज़्यादा, आपने सुना होगा, फर्टाइल है। यहाँ पे फसलें बड़ी अच्छी उग जाती हैं। जैसे अगर आप अरब कंट्रीज़ की लैंड को देखो तो वहाँ पे इतनी फर्टाइल नहीं है, क्योंकि वो डेजर्ट एरिया है। सो नंबर 1 मैटर करेगी नेचुरल क्वालिटी। नेक्स्ट आपका ह्यूमन फैक्टर इफ़ेक्ट करेगा ज़मीन की क्वालिटी को, ज़मीन की प्रोडक्टिविटी के ऊपर। जितना ह्यूमन फैक्टर अच्छा होगा, जैसे ज़मीन के ऊपर काम करना, किसान जो है, फार्मर जो है, वो जितना अच्छा होगा उतनी ही अच्छी वो प्रोडक्शन दे देगा। जितना वो अच्छा काम करने वाला नहीं होगा उतनी ही प्रोडक्शन कम हो जाएगी। यूज़ ऑफ द फर्टिलाइजर्स एंड सीड्स, फिर इसी तरह से फर्टिलाइज़र और सीड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेटे अगर फर्टिलाइजर्स और सीड आपके पास वेरी मॉडर्न क्वालिटी के हैं तो डेफिनेटली प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगी, एंड वाइस वर्सा भी है। अगर हल्के होंगे तो प्रोडक्शन कम हो जाएगी। नेक्स्ट है जी यूज़ ऑफ द मशीनरी। जितनी अच्छी मशीनरी आपके पास होगी उतनी ही अच्छी प्रोडक्शन हो जाएगी, एंड इसका वाइस वर्सा, जितनी मशीनरी कम होगी, हल्की स्टैंडर्ड की होगी, उतनी ही प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक आप छोटा सा इस पे पढ़ने लगे हैं, द सप्लाई ऑफ द लैंड। सम नेचुरल रिसोर्सेज आर रीन्यूएबल वाइल अदर आर नॉन रीन्यूएबल। तो ज़मीन के ऊपर जितने भी रिसोर्सेज हैं, उनके कुछ रिसोर्सेज को हम रीन्यूएबल कहते हैं और कुछ को हम नॉन रीन्यूएबल कहते हैं। जैसे अभी हमने लैंड के ऊपर कौन कौन से रिसोर्सेज की बात की, हमने कहा जी जो ऑयल है, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, वो भी लैंड कहलाते हैं। अब नेचुरल रिसोर्सेज में तो ऑयल भी आ जाता है, लेकिन आप देखें ना ज़मीन के अंदर जो कुएँ हैं तेल के, अगर हम उनको धड़ाधड़ बहुत यूज़ करते जा रहे हैं तो एक वक्त आएगा वो एग्जॉस्ट हो जाएंगे, यानी तेल ख़त्म हो जाएगा। कहीं पे कोई गोल्ड की माइन है, जैसे सोना निकालने वाली कोई कान है, अब सोना आप निकालते जा रहे हो, एक वक्त आएगा वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन कुछ रिसोर्सेज जो लैंड में इंक्लूड हैं, जैसे विंड, जैसे सोलर एनर्जी, अब ये देखें विंड, ये नॉन जो है ये रीन्यूएबल है, ये रोज़ के रोज़ अपने आप को रीन्यू कर लेती है, ये ख़त्म ही नहीं होती। Renewable resources, for instance, wind power are replaced by nature and hence can be used again and again। तो ये देखें wind power की एग्जांपल उसने दे दी है कि ये renewable है और इसको आप बार बार इस्तेमाल कर सकते हो। जबकि इन कंट्रास्ट नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज फॉर एग्जाम्पल गोल्ड एंड ऑयल आर रिड्यूस्ड बाय यूज़। तो ये जो है ये नॉन रीन्यूएबल है, क्योंकि आप इनको यूज़ कर करके रिड्यूस करते जा रहे हो, ये कम होते जा रहे हैं। There is a risk that renewable resources can be turned into non-renewable resources if they are overexploited. That is used as a faster rate than they are replenished. Overfishing and the hunting of the wildlife can diminish numbers to a point where they cannot be restored. अब बेटे देखें, इस पॉइंट को भी समझें कि अगर जो हमारे पास रीन्यूएबल रिसोर्सेज हैं वो भी हो सकता है कि नॉन रीन्यूएबल बन जाएं। जैसे ये देखें, हमारे दुनिया में किसी वक्त डायनासोर थे, अब वो डायनासोर को इंसानों ने एक हद से ज़्यादा हंटिंग कर दी और उनके बच्चे कम पैदा हो रहे थे, उनकी हंटिंग ज़्यादा की जा रही थी, उनका शिकार ज़्यादा किया जा रहा था, जिसकी वजह से एक वक्त आया कि ऐसा ऐसा दुनिया से डायनासोर ही ख़त्म हो गए। इस तरह से बहुत सारी स्पीसीज़ इस वक्त दुनिया में और हैं। स्पीसीज़ कहते हैं मुख्तलिफ अनवा अक़साम के जो जानवर, परिंदे हैं। जैसे आपने सुना होगा ये जो बर्फ़ानी रीछ है, ये इसकी भी इस वक्त जो नस्ल है ये तकरीबन ख़त्म होने के करीब पहुंच गई है, क्योंकि रीज़न ये है कि उसके बच्चे पैदा कम हो रहे हैं जबकि उनकी हंटिंग ज़्यादा की जा रही है। इस तरह से जो बंगाल टाइगर्स हैं, बंगाल के अंदर एक शेर है दुनिया में बहुत मशहूर है, वो भी तकरीबन इस वक्त ख़त्म होने के करीब पहुंच गया, क्योंकि लोग उसकी खाल, उसकी डिफरेंट चीज़ों की वजह से उसकी हंटिंग ज़्यादा कर रहे हैं, उसके बच्चे कम पैदा हो रहे हैं और एक वक्त आएगा वो मे भी ख़त्म हो जाएगा।
सो ये पॉइंट भी अपने माइंड में रख लीजिएगा कि रीन्यूएबल रिसोर्सेज जो हैं वो मे बी नॉन रीन्यूएबल भी बन सकते हैं, और उसके पीछे ये पॉइंट आपने पढ़ा है कि ओवर फिशिंग एंड हंटिंग ऑफ द वाइल्ड लाइफ कैन डिमिनिश नंबर्स टू अ पॉइंट वेयर दे कैन नॉट बी रिस्टोर्ड, कि एक वो पॉइंट आ सकता है कि जहां पे वो रिस्टोर ना हो पाए। जी बेटे, उससे नेक्स्ट आप बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये पढ़ने लगी हैं, दी मोबिलिटी ऑफ द लैंड। मोबिलिटी कहते हैं दूसरी किसी चीज़ के लिए इस्तेमाल करना या एक जगह से दूसरी जगह पे लेके चले जाना। तो बेटे ज़रा ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, और पेपर्स जब आप इसके देखेंगे तो आपको ये इन नोट्स की वैल्यू तब पता चलेगी। आप बार बार फिर नोट्स को पढ़ेंगे क्योंकि पास पेपर्स इसके बगैर सॉल्व नहीं होने। मोस्ट लैंड इज़ ऑक्यूपेशनली मोबाइल. This means that it can be used for a number of the purposes. Land which is currently being used for farming may instead be used to build houses. Trees can be used to make tables or sleepers for railway lines. तो ये याद रखिएगा बेटे, ये वर्ड ज़रा ध्यान से, occupationally mobile अपने ज़हन में रख लें आप। So most land is occupationally mobile. ये याद रखिएगा, जो ज़मीन है उसको एक काम की बजाय आप दूसरे काम के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दी गई है कि लैंड जो है, फॉर एग्जांपल कहीं पे कोई लैंड है वो पहले फार्मिंग के लिए इस्तेमाल होती थी। हो सकता है वक्त गुजरने के बाद उसके ऑनर को ये फीलिंग आए कि नहीं, मुझे इस लैंड के ऊपर फार्मिंग नहीं करनी, मुझे इसके ऊपर कोई हाउसिंग सोसाइटी बनानी है, तो उसने वहाँ पे खेती बाड़ी ख़त्म करके वहाँ पे हाउसिंग सोसाइटी बना दे। यानी ये ऑक्यूपेशनली मोबाइल उसकी लैंड है, यानी वो एक कारोबार की बजाय दूसरे कारोबार में भी इस्तेमाल हो सकती है। जैसे एक और एग्जांपल यहाँ पे दी है कि ट्रीज कैन बी यूज्ड टू मेक टेबल्स, कि जो दरख्तों की लकड़ियाँ हैं वो टेबल बनाने के लिए भी इस्तेमाल हो सकती हैं, और वो रेलवे लाइन के स्लैब्स बनाने के लिए भी, स्लीपर्स बनाने के लिए भी इस्तेमाल हो सकती हैं। लैंड इज हाउएवर जियोग्राफिकली इमोबाइल. It is not possible to move a section of the land from Sri Lanka to India for instance. अब ये बेटे दूसरा लफ्ज़ ही आया है, geographically immobile. तो geographically immobile का मतलब होता है कि एक जगह से दूसरी जगह पे उठा के लेके जाना। तो ये याद रखिएगा कि लैंड इज़ geographically इमोबाइल, यानी एक जगह से उठा के दूसरी जगह नहीं लेके जाई जा सकती। जैसे पाकिस्तान की ज़मीन को आप श्रीलंका नहीं लेके जा सकते, श्रीलंका की ज़मीन को पाकिस्तान नहीं लेके जा सकते। तो दो वर्ड आप यहाँ पे बार बार पढ़ेंगे, एक है ऑक्यूपेशनली मोबाइल। ऑक्यूपेशनली मोबाइल का मतलब होता है एक कारोबार की बजाय दूसरे कारोबार के लिए उसको इस्तेमाल कर लेना, और एक वर्ड आपने यूज़ किया है जो है जोग्राफिकली मोबाइल। जोग्राफिकली मोबाइल का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह के लेके जाना। तो लैंड का इसका मतलब है कि ये ऑक्यूपेशनली मोबाइल तो है लेकिन जोग्राफिकली इमोबाइल है। Some forms of the land in its wider meaning can be moved to a certain extent. For example, the course of the river can be diverted and wildlife can be moved. हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि आप ज़मीन की कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको आप एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जा सकते हो। जैसे आपने ये अक्सर सुना होगा कि दरियाओं का रुख मोड़ा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक दरिया किसी एक लाइन पे जा रहा था, किसी एक एरिया में से गुजर रहा था, लेकिन आपने उसका रुख मोड़ के किसी उसको दूसरे एरिया की तरफ कर दिया। ऐसे वाइल्ड लाइफ, फॉर एग्जाम्पल जी, कोई 50 हाथी अफ्रीका के किसी जंगल में इस वक्त हैं, अब आप उन 50 हाथियों को लेके एशिया के जंगल के अंदर भी लेके आ सकते हो। यानी इसका मतलब है कि लैंड की कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको आप मोबाइल कर सकते हो, एक जगह से दूसरी जगह पे लेके आ सकते हो। जी बेटे, इसके आगे अब हम पढ़ने लगे हैं। तो ये अभी आपने बार बार दो डेफिनेशन पढ़ी थी। एक डेफिनेशन आपने पढ़ी ऑक्यूपेशनली मोबाइल, इसका मतलब होता है केपेबल ऑफ चेंजिंग ह्यूज। एक वर्ड आपने पढ़ा ऑक्यूपेशनली इमोबाइल, इसका मतलब होता है इनकेपेबल ऑफ चेंजिंग ह्यूज। फिर एक वर्ड आपने पढ़ा जियोग्राफिकली मोबाइल, केपेबल ऑफ मूविंग फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन। और एक वर्ड आपने पढ़ा जियोग्राफिकली इमोबाइल, इसका मतलब होता है इनकेपेबल ऑफ मूविंग फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन। जी बेटे, इसमें से आपका एक छोटा सा क्वेश्चन है, उसको भी देख लें कि आइडेंटिफाई टू फॉर्म्स ऑफ द लैंड दैट आर यूज्ड बाय अ पेपर मिल। एक पेपर मिल कहीं पे है, कहीं पे पेपर बनाने की फैक्ट्री है, तो उसमें वो कह रहा है कि लैंड कैसे इस्तेमाल हो रही है, कोई से टू उसमें फैक्टर बताएं। तो ये देखें, अमंग द फॉर्म्स ऑफ द लैंड यूज बाय द पेपर मिल आर द लैंड ऑन विच द मिल इज बिल्ट। नंबर वन, तो वो बिल्डिंग जिस जगह पे बनी हुई है, इसका मतलब है वो उसने वो लैंड को यूज़ किया हुआ है।
एंड द वाटर एंड द वुड यूज इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग वुड। फिर पेपर बनाने के लिए वो रॉ मटेरियल क्या यूज कर रहा है, वाटर एंड वुड, ये भी लैंड है। सो इस तरह से ये पेपर में क्वेश्चन आते हैं। सो बेटे इसके नोट्स बना लीजिएगा। थैंक यू सो मच।